हाँ, तो सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूनिक आर्ट क्लासेस के इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शिक्षक दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ, चूँकि आप लोगों को पता है कि आज क्या है, 5 सितंबर। और आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली का क्या था आज। उनका क्या था? आज उनका जन्म था। और दूसरा, उसके साथ साथ उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में कुछ थोड़ी मोड़ी चर्चा करेंगे, हल्की से उनके बारे में बातें करेंगे। और उनके बारे में जानेंगे कि वास्तव में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है आपके लिए या हम सब के लिए। तो कहने का मतलब उनका सिद्धांत ही यही था। जो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली थे, उनका सिद्धांत ये था कि शिक्षा शिक्षा वह नहीं है शिक्षा वह नहीं है कि जिसको आप खाली क्या कर लो, प्राप्त कर लो, और आप समाज में और आप एक परिवार में अच्छे तरीके से क्या ना कर सकें, ना समझ सकें। तो कहने का मतलब उन्होंने यही कहा था कि शिक्षा को हमें क्या करना है, ग्रहण करने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना है। अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारना है। और जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है गुरुओं के द्वारा, देखो, गुरु गुरु होता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वह आपको ज्ञान का है, चाहे वह आपको ज्ञान कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, और चाहे वो आपको किसी न किसी कार्य को सिखा रहे हों। देखो, गुरु जो होता है उसको गुरु ही बोला जाएगा। वो चाहे आपको जो कार्य सिखाए, चाहे वो आपको पढ़ना सिखाए, चाहे वो आपको लिखना सिखाए। तो इसीलिए 5 सितंबर के दिन हम उनको याद करते हैं। इसी के साथ ही अपन लोग क्या कर रहे थे, हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। और हिस्ट्री में, जैसा कि सभी विद्यार्थी बताएंगे, अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हिस्ट्री का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। और हिस्ट्री के सामान्य परिचय में लास्ट टाइम अपन लोगों ने हिस्ट्री के सामान्य परिचय में समझा था कि जो आपका इतिहास है, इतिहास जो है, क्या है इतिहास? जो इतिहास है आपका, इतिहास के जो जनक हैं वो कौन थे। और दूसरा अपन लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास के जो जनक थे उनके द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई थी। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसके बारे में आप बताओगे। और दूसरा, ये जो जनक थे ये जो जनक थे ये जो जनक थे, ये कहाँ के थे। तीसरा, इनके द्वारा पुस्तक, और पुस्तक के बाद अपन लोग पढ़ रहे थे कि सबसे पहले इतिहास के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया, सबसे पहले इतिहास के बारे में जिस वैज्ञानिक ने हमें बताया कि वास्तव में इतिहास क्या होता है, वो हैं आपके कौन? हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। उन्हीं को अपन लोग क्या कहते हैं? जनक। किसके? इतिहास के। तो हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये कहाँ के थे, मैंने आपको पहले पूछा है। तो कहाँ के थे? ये थे यूनान के। यूनान के थे। और यूनान में मैंने आपको बताया था कि यूनान में भाषा कौन सी बोली जाती थी। तो यूनान में जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा का नाम था क्या? ग्रीक। क्या नाम था उस भाषा का? ग्रीक। जो ग्रीक भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है? आपकी यूनान में बोली जाती है। और जो आपके हेरोडोट्स थे, इन्होंने सबसे पहले पुस्तक को, आप खुद बताइए कौन सी भाषा में लिखा होगा? कौन सी भाषा में लिखा होगा? तो जब हेरोडोट्स यूनान के थे और यूनान में ग्रीक भाषा बोली जाती थी, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि वास्तव में उन्होंने जो पुस्तक को लिखा होगा उन्होंने किस भाषा में लिखा होगा। उन्होंने उस पुस्तक को लिखा था किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। ये जो पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक? उनकी पुस्तक का नाम बताएगा कोई? हिस्टोरिका। क्या नाम था उनकी पुस्तक का? हिस्टोरिका। और जो ये हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी सर्वप्रथम? ग्रीक भाषा। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। और इन्हीं ने सबसे पहले बताया कि वास्तव में इतिहास क्या होता है और इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ये किसने बताया था आपका? हेरोडोट्स ने। और उसी के साथ ही अपन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को समझा था। जैसा कि इसका जो कार्यकाल था, इसका जो टाइम पीरियड था, क्या था? इसका जो टाइम पीरियड था, क्या था? इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? बताएगा कोई? इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2600 से 2600 बीसी से, क्या था? 1900 बीसी। यानी ये आपका
2600 ईसा पूर्व से, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग, ईसा पूर्व। और इसको अपन बोलते हैं, ये जो बीसी है इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो इसका कार्य, इसका जो टाइम पीरियड था आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का, तो क्या था, 2600 से 1900 बीसी। देखो अभी तक आप लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि वास्तव में बीसी किसे बोलते हैं और ईसवी किसे बोलते हैं, यानी ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है, इसके बारे में अभी आपको पता नहीं होगा। तो ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईसा पूर्व क्या होता और ईसवी क्या होता। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज से कितने साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। हाँ, जो पढ़ते हैं जिनको पता है हालांकि वो बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसको नहीं है पता वो भी पढ़ लें, और जिसको पता है वो भी पढ़ लें, और जिसको आता है उसके लिए भी बढ़िया है, और जिसे नहीं आता उसके लिए और बढ़िया है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो समझने में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। सभी विद्यार्थियों की एक सीधी लाइन खींचनी है, और लाइन में एक तरफ आप लिखोगे बीसी, एक तरफ आप लिखोगे बीसी, और एक तरफ आप लिखोगे एडी। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, बिफोर क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन बिफोर क्रस्ट। इसको बोलते हैं बिफोर क्रस्ट, और इसको बोलते हैं अपन क्या, एडमेक। इसको कहते हैं एडमेक डोमिनी। क्या कहते हैं इसको, एडमेक डोमिनी। और इसी को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं, इसी को अपन लोग हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, और इसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी। तो इसको, ईसवी को अपन लोग क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व, और इसको बोलेंगे अपन लोग ईसवी। तो कहने का मतलब ईसा पूर्व क्या कहलाएगा, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, किसमें, ईसा पूर्व में। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, बताएगा कोई, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको जो केंद्र बिंदु है, जिसको अपन जीरो मान लेते हैं, और जीरो इसी को अपन कहते हैं कि जो ईसा मसीह थे, आपके क्या नाम था, जो आपके ईसा मसीह थे, जो ईसा मसीह थे, इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म, इनके जन्म से जो बाद का समय है उसको अपन लोग कहते हैं ईसवी, और जन्म के पहले के समय को अपन बोलते हैं ईसा पूर्व। अब जैसे मैं आपसे कहूं, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ आज से कितने साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो अभी तक भी आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे। वो इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगा, जहाँ पर मैंने लिखा 2600 बीसी, मैंने यहाँ पर लिखा 1500 बीसी, और मैंने यहाँ पर लिखा 1800, मैंने यहाँ पर लिखा 1857, और मैंने यहाँ पर लिखा 1919। तो यहाँ पर अपन लोग एडी लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, एडी में आपको पहले बता चुका, ये ईसवी है और ये है ईसा पूर्व। तो देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, ये जो 2600 बीसी है, ये है क्या, और वास्तव में 2600 बीसी में बीसी क्यों लिखा जा रहा है, ये जो बीसी है, बीसी का क्या महत्व है यहाँ पर। मैंने आपको पहले बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता, बिफोर क्रस्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। और दूसरा आपको क्या करना है, सीधा सीधा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 2600 लिखा है, ये 1500 लिखा है। वास्तव में आप एक बात बताना, किसी भी, जितने भी विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, और जितने भी विद्यार्थी इतिहास का ये चैप्टर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो उसमें आप ये बताइए कि उसमें आप ये बताइए कि बीसी किस किस को समझ में आया कि बीसी क्या होता है और ईसवी क्या होता है। तो ईसवी कहलाता आपका ईसा मसीह के बाद का टाइम, और ईसा पूर्व कहलाता ईसा मसीह के पहले का टाइम।
तो क्या करना है आपको, आपसे मैं पूछूं, देखो कहीं ना कहीं आपको ये डाउट जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि ये बताओ, ये मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो है 2600 बीसी, यानी 2600 बीसी से 1900 बीसी, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसके बाद आपको ये 1500 दिख रहा, ये जो 1500 बीसी है ये है वैदिक सभ्यता का टाइम, क्या है, ये है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसी के साथ ही आपको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जरूर हो रही होगी, मैं आपसे कहूं कि आप ये बताओ, जो 2600 बीसी है और ये 1500 बीसी है, तो इसमें से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता, बताएगा कोई, सबसे पुरानी सभ्यता कौन होगी, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता। तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पुरानी होगी, ये क्यों होगी ये मैं आपको बताऊंगा, और वैदिक सभ्यता उससे और बाद की है, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये उसके बाद की क्यों है और इसका टाइम पीरियड क्या है। इसके बाद 1857, तो इसमें मैंने एडी क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और 1919 ये एक सन लिखी, देखो 1857 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, क्या, स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संग्राम। और ये आपका 1919 को क्या हुआ था, कोई बताएगा कौन सी घटना हुई थी 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है जिस घटना को अपन क्या बोलते हैं, जलियांवाला, जलियांवाला हत्याकांड, क्या बोलते हैं, जलियांवाला हत्याकांड। और ये कहाँ पर हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था, ये जो आपका जलियांवाला हत्याकांड का, ये जो जलियांवाला हत्याकांड है ये आपका अमृतसर, आपने नाम सुना होगा, तो अमृतसर जो एक क्या है, ये अमृतसर जो है आपका, यहाँ पर ये क्या हुआ था, ये जलियांवाला हत्याकांड कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और यहीं पर ये हुआ था। अब जलियांवाला हत्याकांड वास्तव में क्या था इसके बारे में अभी इतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो ये था कि आप ये मान के चलो, आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, रोलेक्ट एक्ट। जो रोलेक्ट एक्ट थी वो एक विशेष प्रकार की ऐसी एक्ट थी जिसमें जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उनका शासन चलता था, ब्रिटेन के ही लोगों का शासन चलता था, और बिना कानून, यानी कहने का मतलब कोई ऐसा कानून नहीं था कि उन लोगों को क्या किया जाए, उस एक्ट का विरोध किया जाए। जो एक्ट बनाई गई थी उसमें यह था कि कोई रोक टोक नहीं थी, और कोई रोक टोक नहीं होने के कारण जो जनरल डायर का आपने नाम सुना होगा, जनरल डायर था, वो प्रमुख किसका था, जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन के लोगों का जो प्रमुख था वो कौन था, जनरल डायर। और जनरल डायर ने आदेश दे दिया था कि ये जो लोग क्या कर रहे थे, लोगों में क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था भारतीय लोगों के द्वारा, वो आंदोलन क्यों कर रहे थे, रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग, वो जो रोलेक्ट एक्ट थी वो उनके किस में नहीं थी, उनके हक में नहीं थी, और उनके साथ क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। तो इसीलिए जलियांवाला हत्याकांड कहा गया, और वहां पर गोलियां चला दी जाती हैं, वहां पर एक ही दरवाजा होता है निकलने के लिए, और वहां के जब सैनिकों के द्वारा, जो ब्रिटिश पुलिस होती है उनके द्वारा धुआंधार गोलियां चला दी जाती हैं, और 2000 से ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, वहां पर मारे जाते हैं, कुछ घायल होते हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है, तो अभी अपन नहीं समझेंगे क्योंकि इससे अपन टॉपिक से भटक जाएंगे। आपको मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को अपन लोग पढ़ रहे थे। तो देखो ईसा पूर्व और ईसवी में मैंने बताया कि ईसा मसीह के पहले का जो टाइम है उसे अपन क्या बोलेंगे, ईसा मसीह के पहले का जो टाइम है उसे अपन बोलेंगे ईसा पूर्व, और जो बाद का टाइम है उसे बोलेंगे ईसवी। ठीक है, उसको डिटेल में मैं और आपको बता दूंगा आगे, लेकिन इसके साथ ही अपन लोगों ने परिचय पढ़ लिया था, और हड़प्पा सभ्यता को भी समझ लिया था कि जो हड़प्पा स्थल था वो रावी नदी के किनारे खोजा गया था, और हड़प्पा स्थल को सबसे पहले किसने खोजा था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था, जो प्रथम स्थल था, वो खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा, दयाराम साहनी। कब खोजा गया, 1921 में। और 19 को उसके जस्ट एक साल बाद दोबारा कौन सा स्थल खोजा जाता है, कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो, कौन सा, मोहन जोदाड़ो भी बोलते, जोदड़ो भी बोलते कई जगह। तो देखो आपको किताबों में कई जगह जोदाड़ो लिखा मिल जाएगा, कहीं पर जोदड़ो लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपको किसको फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है किसको, एनसीईआरटी पैटर्न को, जो आपकी खुद बुक में लिखा हो।
सन भी आपको कौन सी फॉलो करनी है, जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न में दी गई हो। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी, जिसके नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी उसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। इसके नेतृत्व में ये खुदाई की गई थी। कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई वो किसके नेतृत्व में की गई? जॉन मार्शल। इतना अपन लोगों ने समझ लिया था। दूसरा मैंने बताया था यहाँ का ये जो आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। और दूसरा, यहाँ की जो लिपि थी, यहाँ की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, भाव चित्रात्मक लिपि से संबंध है कि एक ऐसी लिपि जिसमें व्यक्तियों के भाव व्यक्त किए जाएं। और उसको लिपि को, ये जो लिपि थी, इस लिपि को आप ये मान के चलो कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, और इस लिपि को काफी ऐसे वैज्ञानिक थे जो नहीं भी पढ़ पाए, लेकिन उसके बारे में आपको अभी मैं आगे बताऊंगा कि हाँ वास्तव में इसको किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, और कैसे इस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का खाली इतना ही था। यहाँ की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? यहाँ की जो लिपि थी वो थी कीलाकार लिपि। और दूसरा, यहाँ की जो मुद्राएं होती थी वास्तव में वो किस चीज की बनी होती थी? यहाँ की जो मुद्राएं होती थी वो किस चीज की बनी होती थी? वास्तव में किस वस्तु की बनी होती थी? तो ये जो मुद्राएं होती थी ये बनी होती थी सैल खड़ी पत्थर की। किसकी? सैल खड़ी पत्थर की। यहाँ पर मुद्राओं का प्रयोग होता था। और यहाँ पर जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पर जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था उन ईंटों का जो साइज था वो क्या था? बताएगा कोई? यहाँ पर जिन ईंटों का इस्तेमाल होता था उन ईंटों का साइज था 4:2:1। क्या था? आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये किसका है ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। देखो इसमें अपन लोगों ने जो अभी मैंने आपको बताया कि इसके जनक कौन थे, इसके जनक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जनक है कौन? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और ये जो हेरोडोट्स थे इनको इतिहास का पिता माना जाता है। और ये कहाँ के थे? यूनान के थे। और यूनान में जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम क्या था? ग्रीक। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी ये भी अपन लोगों ने कल पढ़ लिया था। ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी। ठीक है, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले लोग क्या कर रहे थे? जी रहे थे। जो जीवन आज हम जी रहे हैं वो जीवन हजारों वर्ष पहले लोग जीते थे। अब सोचो आप कि हजारों वर्ष पहले ये जीवन लोग जी रहे थे, और वास्तव में आज जो हम लोग वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ाई में कहीं ना कहीं पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या होता था उस टाइम पर? ज्यादातर क्या होता था, अभिलेख जो होते थे, आपको मैंने बताया था अभिलेख जो होते थे, अभिलेख कहलाते थे एक ऐसा लेख जो पत्थरों पर लिखा जाता था। तो पत्थरों पर लिखा जाने वाला लेख कहलाता था अभिलेख। और लेकिन अब उसमें भी आपके अलग अलग प्रकार थे, एक शिलालेख होता, एक गुहालेख होता, एक स्तंभ लेख होता। तो देखो यही अपन लोगों ने ये पढ़ लिया था। सब खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, किसके? मोहनजोदाड़ो के। और आपके हड़प्पा के कौन थे? हड़प्पा जो आप नहीं, सॉरी, जो आपके दयाराम साहनी थे ये हड़प्पा की खोज करता थे। और मोहनजोदड़ो जो थे ये किसके थे? ये जो आपके दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी थे ये किसके थे? मोहनजोदड़ो के। तो देखो इसके साथ यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे क्या हुआ? यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का शहरी, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? यह सभ्यता शहरी सभ्यता भी थी। क्या थी? शहरी सभ्यता। उसी इसी को अपन लोग नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता। और यह सभ्यता मैंने पहले ही बताया 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली। ये अपन लोग सब पढ़ चुके थे। और हड़प्पा सभ्यता के अपन लोग पढ़ेंगे क्या? स्थल में ये भी आपको बता चुका था कि वास्तव में जितने भी स्थल होते थे वो नदियों के किनारे होते थे। अब नदियों के किनारे क्यों बसे होते थे लोग? नदियों के किनारे क्यों गांव बसाते थे? नदियों के किनारे क्यों घर बना बसाते थे? वहां पर पर्याप्त जल की पूर्ति होती थी, कृषि योग्य भूमि होती थी, वहां की जलवायु अच्छी होती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो आर्थिक स्थिति से मजबूत हों। तो आर्थिक स्थिति से व्यक्ति कैसे मजबूत होता? अब देखो अगर कुछ भी आपके पास चारा ना हो तो ये लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे, कृषि करते थे और व्यापार करते थे।
तो इसके हिसाब से क्या होता, आर्थिक, ये बताओ अगर किसी भी आप मान लो किसी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, या किसी गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, या किसी एक परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? या तो आप व्यापार करोगे, या तो आप कृषि उत्पाद, कहीं ना कहीं कृषि करोगे, और या तो आप क्या करोगे उसके साथ साथ, तीसरा जो आपका होगा, या तो आप वस्तुओं का क्या करोगे, आयात या निर्यात करोगे, या वस्तुओं का विनिमय करोगे। तो ये मैं आपको बता चुका था। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल भी मैंने आपको बता दिए थे। बनावली बता दिया था, राखीगढ़ी ये हरियाणा में थे, ये कहाँ खोजे गए, हरियाणा से खोजे गए। और जो राजस्थान था, ये जो कालीबंगन है, कालीबंगा कहाँ से, राजस्थान से। और धौलावीरा और लोथल, लोथल मैंने जैसा कि आपको बताया था ये बंदरगाह था, और इसी बंदरगाह के माध्यम से ये लोग व्यापार करते थे। अब ये व्यापार किन के साथ करते थे? अभी तक तो आपको खाली ये पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, लेकिन किसके साथ व्यापार करते थे? अगर ये बंदरगाह था और जल मार्ग के माध्यम से ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, तो आप कैसे बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया, ये जो सिंध हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किसके साथ करते? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेसोपोटामिया के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। अगर थे तो आप कैसे बता सकते हो? आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई होगी, कुछ ना कुछ तो साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे, जिससे आपको पता चला होगा वास्तव में ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। और किसके साथ करते थे? तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई होंगी। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। जैसा कि मैंने तुम्हें कल ही बताया था, चीन की सभ्यता है, और जो आपकी मिस्र की सभ्यता है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, यानी उसी टाइम पर ये सभ्यताएं विकसित हो रही थी। तो इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो और बालाकोट और चनहुंदड़ो ये सब कहाँ है, पाकिस्तान में है। ये मैंने आपको बताया था, ये नदियों के किनारे सिंधु स्थल हैं। कौन सी नदी के किनारे स्थल है, तो इसके बारे में मैं आपको कल बता चुका था। अब अपन लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा शहर सबसे पहले। अब अपन पढ़ेंगे किसको, हड़प्पा शहर को। तो हड़प्पा शहर में सबसे पहले हड़प्पा जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे खोजी गई? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित स्थित है, जिसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो प्रमुख है और बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, वो है कि यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुए, पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई या फिर साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए। या तो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होंगे, मैंने कल ही बताया था, या तो फिर साहित्यिक। तो यहाँ से क्या क्या मिला अपन को, जब यहाँ पर खुदाई की गई, जब यहाँ का उत्खनन किया गया, तो वहां से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? देखो, सबसे पहले रूखी, यानी कहने का मतलब रूखी की मूर्ति, जिसके गर्भ से क्या होता था, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। ठोस पट्टियों से ये वाली वाली गाड़ी क्या थी, ठोस पट्टियों वाली गाड़ी थी। RH-37 कब्रिस्तान था। अब कब्रिस्तान क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। कब्रिस्तान होता है जहां पर व्यक्ति लोगों को क्या करते हैं, दफनाते हैं। जहां पर जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जहां पर व्यक्तियों को वो दफनाया जाता है मृत्यु के बाद, उसे अपन बोलते हैं कब्रिस्तान। तो उसका नाम रखा था क्या, RH-37, यानी RH-37। ठीक है, लकड़ी का हल मिला यहाँ से। हड़प्पा से याद रखना, ये आपसे स्थल पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट में कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, ये आपसे पूछा जाएगा। लकड़ी का हल कौन से स्थान से प्राप्त हुआ, आपसे रिक्त स्थान में पूछ लेगा कि लकड़ी का हल डॉट 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 कौन से स्थान से प्राप्त हुआ, ये रिक्त स्थान पूछेगा। जैसे कि जैसे अपन फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स को ही अपन क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान बोलते हैं। तो उसी के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया। मैंने पहले ही बताया कब खोजा गया, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर भाग रेलवे लाइन बनाने के कारण नष्ट हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, दो वैज्ञानिक थे, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, और ये दोनों भाई क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। क्या कर रहे थे, ये दोनों भाई रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो इनको क्या हुआ था, रेलवे लाइन बिछाने में, ये जो सभ्यता थी वहीं से रेलवे लाइन बिछा दी जाती है जहां पर ये सभ्यता विकसित हो रही थी। तो वहां पर क्या होता है, सभ्यता को कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया जाता है, और कुछ हिस्सा इसका नष्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा इसका बचता है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया। हड़प्पा शहर में घी, हड़प्पा सभ्यता में, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हल्की सी हो जाता कभी कभी। इसके आगे है आपका मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहन जोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो
मैंने आपको बताया था इसको कहीं कहीं मोहनजोदड़ो बोलते और कभी कभी इसको मोहनजोदाड़ो भी बोलते। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, आप ये पढ़ोगे जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न में दिया गया है और वही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो देखो मोहनजोदड़ो मैंने तुम्हें पहले ही बताया 1922 में इसको खोजा गया और किसके द्वारा खोजा गया, राखलदास बनर्जी। क्या नाम था इनका, राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा इस स्थल को खोजा गया, किसको, मोहनजोदड़ो को। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, जिसे सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर माना जाता है, किसको, मोहनजोदड़ो। आपसे देखो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे, आपसे पूछा जाएगा भारत का, यानी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ विश्व में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा स्थल कौन सा था जो खोजा गया था, कहाँ, भारत से बाहर। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा ऐसा स्थल है जो सबसे बड़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका वैश्विक स्तर पर यानी भारत से बाहर जो एक स्थल खोजा जा रहा है, तो सबसे बड़ा स्थल कौन कहलाएगा, पहला तो आपका कहलाएगा जो भारत से बाहर खोजा गया वो कहलाएगा मोहनजोदड़ो, और जो भारत में ही खोजा गया वो कहलाएगा कौन, राखी गढ़ी। क्या, राखी गढ़ी। ध्यान देना, याद रखना, जो भारत में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया वो था राखी गढ़ी, और जो भारत के बाहर खोजा गया उसको बोलते हैं अपन मोहनजोदड़ो। और यही बातें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ा स्थल था, इसके बाद समृद्ध शहर माना जाता था सिंधु, जो सिंध पाकिस्तान में क्या है, सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। यह शहर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित हुआ था। यानी ये सभ्यता जब से जब तक चली, कहने का मतलब 2600 से 1900 तक जब ये सभ्यता चलती है, तो इन बीच में जो शहर विकसित होता है वो कहलाता है कौन, मोहनजोदड़ो। ठीक है। इनका क्या था, समय में एक केंद्र, उस समय का एक केंद्र भी था ये मोहनजोदड़ो में। अच्छी तरह से नियोजन सड़कें, क्या थी, नियोजन सड़कें, एक उन्नत जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक स्नानागार जैसी सुविधाएं भी थीं। यानी यहाँ की जो सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ की जो सड़क व्यवस्था थी वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी। और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब समकोण तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता, समकोण क्या बता पाएंगे इतिहास के बच्चे, देखो हो सकता कि आप लोग आर्ट पढ़ रहे हो तो हो सकता आपने मैथ को भुला ही दिया हो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि थोड़ा थोड़ा बहुत मैथ ना आती हो। तो आप इतना जरूर जानते हो कि जो समकोण होता, समकोण कितने डिग्री का होता है, कोई बता पाएगा, बताएगा, समकोण कितने डिग्री का होता है। ये जो समकोण होता, ये होता, इसमें जो कोण बनता है वो कितने कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का। तो ये जो आपका, ये जो सड़कें थी ये एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी, इस तरीके से। और उसी के साथ ही इन लोगों का जो नगर नियोजन था बहुत अच्छा था। यानी यहाँ की जो नालियां थी वो बहुत अच्छी थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे जो घर बनाए जाते थे सड़कों के जस्ट किनारे बनाए जाते थे। ठीक है। और जो दरवाजे होते थे वो ठीक सड़क पर खुलते थे। लेकिन आपको मैंने बताया जो धौलावीरा था वहां पर 3 टीलों में विभाजित था, कौन सा, धौलावीरा, ये 3 टीलों में विभाजित था। और मोहनजोदड़ो अपन लोगों ने पढ़ा कि इसकी जो खोज हुई 1922 में हुई, किसके द्वारा की गई, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, अब देखो यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं थी, यहाँ से 1398 मोहरें क्या प्राप्त हुई, ध्यान देना सभी, यहाँ पर मोहरें कितनी प्राप्त हुई, 1398। और पुजारी का क्या हुआ, सिर प्राप्त हुआ। और कांसे की नृत्य की मूर्ति, यानी कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई, जो कैसी कर रही थी, नृत्य की अवस्था में थी। क्या कर रही थी, नृत्य की अवस्था में, यानी कि जैसे नृत्य कर रही हो। तो कांसे की, और ये कांसा जो होता मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये किससे मिलकर बनता, टिन और तामा, टिन और तामा से मिलकर जो धातु का निर्माण होता उसे अपन क्या बोलते, देखो ये बताओ, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन ओनली धातु बोलेंगे या फिर इसे अपन मिश्रित धातु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांसे को मिश्रित धातु बोलेंगे या नहीं। अब इसे मिश्रित धातु क्यों बोलेंगे, इसे इसलिए मिश्रित धातु बोलते हैं क्योंकि ये किससे बनती है, जैसे मैंने आपसे कहा टिन, और किससे मिलकर बनती है, तांबा। अब पहली बात तो एक ये धातु हुई और एक ये हुई, तो कहने का मतलब एक टिन हो गया, दूसरा हो गया तांबा, और दोनों को मिलाकर जो धातु बनकर वहां पर तैयार होती थी, जिसका वो लोग प्रयोग करते थे, क्या करते थे, उसको कहते थे अपन कांसा। और जो कांसा होता, ये लोग इसीलिए इस कांसे के नाम पर, ये लोग किसका प्रयोग करते थे, कांसे का प्रयोग करते थे, और कांसे के ही नाम पर ये सभ्यता का नाम पड़ा कि कांस्य युगीन सभ्यता। क्या, कांस्य युगीन सभ्यता, इसका नाम पड़ा कांस्य युगीन सभ्यता। अब आप देखना वैदिक सभ्यता थी,
तो वैदिक सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता कहते थे, क्योंकि तब तक लोहे का प्रयोग होने लगा था। कब तक के 1500 से 1500 बीसी से कहाँ 600 बीसी के बीच क्या होने लगा था, ये यहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लगा था और वास्तव में लोग लोहे के बारे में जानने लगे थे। तो क्या था, यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई कितनी, 1398 मोहरें प्राप्त होती हैं। पुजारी का आपको सिर प्राप्त होता है। दूसरा, आकाश की नर्तकी मिलती है। सूती कपड़े मिलते हैं, यानी सूती कपड़े के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि वास्तव में ये लोग सूती के वस्त्र पहनते थे और ये लोग मुद्राओं का भी प्रयोग करते थे, मोहरों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप आजकल क्या करते हैं, आजकल भी अपन लोगों के सिक्के चलते, 5 का चलता, 2 का भी चलता था, फिलहाल अभी कहीं कहीं नहीं चलता, कहीं कहीं चलता है। तो कहने का मतलब आपको 10 का भी सिक्का मिल जाएगा, 20 का भी सिक्का मिल जाएगा देखने के लिए। उसी प्रकार से क्या होता था, उस टाइम पे भी मुद्राएं चलती थी और जो वहां पर मुद्राएं प्रयोग होती थी उनको कहते थे अपन मोहरें। और मोहरें जो प्राप्त हुई थी, कहाँ पर प्राप्त हुई थी ये मोहरें, बताएगा कोई? कौन सी जगह पर ये मोहरें प्राप्त हुई थी? मैंने तुम्हें पीछे बताया था, ध्यान देना। कौन सी जगह से प्राप्त हुई? मोहन जोदड़ो से। और दूसरा, इसके आगे था, मोहरे जो थी, ये जो मोहरे थी, यहाँ पर मोहरे प्राप्त होती हैं और हाथी के दांत प्राप्त होते हैं। और जो तराजू होता है, तो तराजू भी प्राप्त होता है, जिससे अपन क्या करते थे, माप तौल करते हैं। जैसा कि आज भी आप लोग बाजार जाते हो, तो बाजार में भी आप लोग जब सब्जियां खरीदते हो, फल फ्रूट खरीदते हो, जो भी आप खरीदो, तो उसके लिए क्या होता है, एक मापन होता है जिसके माध्यम से आप लोग खरीदते हो। जैसे आधा किलो या 1 किलो या 50 ग्राम या 100 ग्राम, जो भी आपका मापन होता है। इसी के साथ ही आपको पशुपति जो आपके थे, तो पशुपति की भी आपको मूर्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरा आपको क्या होता है, मुद्राएं, और मुद्राओं के साथ ये काफी वस्तुएं इनको और भी प्राप्त हो जाती हैं। तो इसमें देखो, तुम्हें याद रखना कि पहले तो मुद्राएं प्राप्त हुई, दूसरा क्या प्राप्त हुआ, पुजारी का सिर प्राप्त हुआ, और कांसे की नृत्य की प्राप्त हुई, यानी कांसे की नृत्य की करती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई। और उसके साथ साथ इनको क्या प्राप्त हुआ, हाथी के दांत, यानी 1398 मोहरें, हाथी के दांत, और हाथी के दांत के साथ साथ कांसे की नृत्य की करती हुई मूर्ति, ये सब कहाँ से प्राप्त हुई आपको, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो जो आपका स्थल था, ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसके साथ ही और अपन आगे बढ़ेंगे। यह क्षेत्र कृषि और व्यापार के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। यह क्षेत्र जो था कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ये लोग व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। और ये वस्तु मैं आपको पहले ही बता चुका क्या क्या वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, वो होता है क्या, मृतकों का टीला। मैंने आपको शायद नहीं बताया था पहले। तो कहने का मतलब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, वो होता है मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला से क्या संबंध है, मृतकों के टीला से क्या संबंध होगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कब्रिस्तान होता, तो कब्रिस्तान जहां से प्राप्त हुआ, मैंने तुम्हें बताया अभी 37 कब्रिस्तान। तो 37 जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बताया कि ऐसा स्थल था, शायद मैंने आपको नहीं बताया हो, जम्मू और कश्मीर के पास एक ऐसा स्थल प्राप्त होता है, हड़प्पा सभ्यता में ही, सिंधु घाटी सभ्यता में, कि जिसके साथ ये अवशेष प्राप्त होते हैं कि मनुष्य के साथ किसको दफनाया जाता है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। और वो प्राप्त हुए थे कहाँ से, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा होता बुर्ज होम। कौन सा हिस्सा था, बुर्ज होम, वहां से प्राप्त होता है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के क्या अवशेष मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है। मोहनजोदड़ो शहर से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, मैं पहले ही बता चुका। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी याद रखनी है, इसके खोजकर्ता याद रखने हैं, ये सबसे बड़ा नगर था, ये याद रखना है। ये किसका, भारत के बाहर का सबसे बड़ा नगर था, ये याद रखना है। और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई, 1922 में की गई। किसके नेतृत्व में की गई, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति, क्या हुआ, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। नृत्य करती हुई मूर्ति मैंने पहले बता दिया। भूमि काफी उपजाऊ थी यहाँ की। मोहनजोदड़ो जो था, यहाँ की जो भूमि थी, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। और इसे क्या कहा जाता था, सिंध का बाग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, सिंध का बाग भी कहा जाता था। और यहाँ पर जो कृषि ये भूमि थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनाज का भंडार मिलता है, शहर के निवासियों को भोजन प्रदान करता था ये विशाल जो आपका अनाज का
भंडार होता है। जैसे कि आज भी आप लोग क्या करते हैं कि आज जो गोडाउन होता है, गोडाउन में क्या रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ रखा जाता है और खाद्य सामग्रियाँ रखी जाती हैं, और उन खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल अपन लोग करते हैं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों को कहीं न कहीं जीवन यापन चलाने के लिए। तो उनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ विशाल स्नानागार, जैसा कि आपने देखा होगा आजकल के जो युवा हैं, वो ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल नहाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते। उसी प्रकार से ये जो आपके मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो की जो मोहनजोदड़ो जो स्थल था, वहाँ के जो लोग थे, वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये भी उसी तरीके से इन्होंने स्विमिंग पूल बना रखा था, जिसका इन्होंने नाम रखा था विशाल स्नानागार। और ये एक कैसा होता था, इसमें सीढ़ियाँ भी बनी होती थी और सीढ़ियों के साथ-साथ इसमें नहाने के लिए समुचित व्यवस्था होती है। जैसा कि गाँव में भी आपने देखा होगा कि एक 4 फुट का बना होता है, उसे आप लोग देसी लैंग्वेज में क्या कहते? मुझे नहीं है पता। आप लोग कमेंट में बताएँगे उसे क्या बोलते हैं आप लोग? अपनी-अपनी भाषा में बताना क्या बोलते हैं उसको। अब देखो कालीबंगन, ये राजस्थान में प्राप्त हुआ, यहाँ पर कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसमें सिंचाई व्यवस्था और खेती के साक्ष्य शामिल हैं। कालीबंगन राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है, याद रखना। ये जो राजस्थान में है, ये कौन-सी नदी के किनारे कालीबंगन? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके साथ ही आपका इसकी खोज कहाँ? अमलानंद अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी, ठीक है? कालीबंगन सिंधी भाषा का शब्द है। प्राप्त वस्तुएँ क्या थी? यहाँ पर अग्निकुंड प्राप्त हुआ। ज़्यादातर आपको प्राप्त वस्तुओं पर फोकस करना है कि प्राप्त वस्तुएँ क्या थीं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड प्राप्त हुआ, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, तांबे की बैल की मूर्ति प्राप्त हुई, जूते हुए हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं आपको? ये आपको कालीबंगन से होते हैं। कहाँ से? कालीबंगन। और कालीबंगा में अग्निकुंड याद रखना, बेलनाकार मोहरें याद रखना, और बेलनाकार मोहरों के साथ-साथ आपको जो याद रखना है, तांबे की बैल की मूर्ति और जुते हुए हल के साक्ष्य। ये आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान कहाँ है? भारत में है। ये आपको पता है। लोथल देखो, लोथल पढ़ेंगे। लोथल जो है मैंने पहले ही बताया ये क्या था? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कौन-सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। यह प्राचीनतम बंदरगाह का शहर था। मैंने पहले ही बताया बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है और यहीं से ये लोग व्यापार करते थे। इसकी खोज एस आर राय द्वारा की गई थी। एस आर राय द्वारा की गई 1954 में की गई थी इसकी से खोज। और प्राप्त वस्तुएं क्या थी? फारस की क्या थी? यहाँ पर मोहरें क्या प्राप्त हुई? फारस की मोहरें प्राप्त हुई। आटा, आटा यानी आटा कहने का मतलब आटा पीसने वाली चक्की क्या प्राप्त हुई? आटा पीसने वाली चक्की। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि हल्की सी मिस्टेक है, पीने वाली नहीं है, ये आटा पीसने वाली चक्की होती है। जब आप गेहूं पिसवाते हो तो क्या करते हो? आटे को पिसवाया जाता, ना कि उसको पिया जाता। मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, मनकों का कारखाना और कुत्ते की मूर्ति, जियोपल सावधान, ये समाधान आपको प्राप्त हुए। और इसी के साथ ही चनहूदड़ो। अब चनहूदड़ो एक स्थल है, वो जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में स्थित था, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और दूसरा था इसकी खोज तो थी 1931 ईस्वी में की गई। प्राप्त वस्तुएं क्या थी? मन के बनाने का कारखाना, पीतल की वतख और लिपस्टिक। हाँ, अब आई यहाँ पर क्या? लिपस्टिक। यानी आप सोचो आज से कम 3 या 4 हजार साल पहले लिपस्टिक भी प्राप्त हुई। और चनहूदड़ो जो था याद रखना, चनहूदड़ो ही सिंधु घाटी सभ्यता की एक ऐसा स्थल था, एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर स्त्रियों की सौंदर्य सामग्री प्राप्त हुई। यानी स्त्रियों की सौंदर्य सामग्री के बारे में कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए? चनहूदड़ों से। जिसे अपन कहते हैं कि जो स्त्री होती है, जो अलंकार होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाता, उसी प्रकार जो आभूषण होता है वो क्या बढ़ाता है? स्त्री का जो सौंदर्य होता है उस सुंदरता को दोगुना कर देता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि 4 चांद लग जाना, है ना? तो देखो आप लोग भी बढ़िया बन ठन के जाते हो, जैसे कहीं पर भी जाना होता है। उसी के साथ ये बैलगाड़ी प्राप्त हुई। और बनावली, अब बनावली एक स्थल आता है, यहाँ से मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त हुए और नाक कान की बालियां। अब देखो बनावली से क्या प्राप्त हुए? मिट्टी के खिलौने प्राप्त होते हैं और नाक और कान की बालियां भी कहाँ से प्राप्त होती हैं आपको? ये आपको बनावली से
प्राप्त होती हैं। और बनावली और राखीगढ़ी मैंने बताया था कौन सी जगह पर है, ये है हरियाणा। मैं पहले ही आपको बता चुका कहाँ पर है ये, हरियाणा। यानी कौन सी जगह पर ये खोजा गया था, हरियाणा। हम्म। इसी के साथ ही आगे भी कुछ है पढ़ने के लिए, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये अपन लोग क्या करेंगे, इसको अपन लोग कल पढ़ेंगे। और इसी के साथ ही मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप लोग अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं मजबूत रखें और निरंतर प्रयास करें। और आप सभी को शिक्षक दिवस की क्या है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग अच्छी तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।